सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। डियर राजधानी वॉरियर्स, जय हिंद जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव। आज हम लेने वाले हैं राजस्थान की सामान्य कृषि। डियर स्टूडेंट्स, आप इस मैप को देखिए। भारत का मैप है और राजस्थान इधर का नॉर्थ है, इधर साउथ है। तो राजस्थान की जो स्थिति बनती है वो नॉर्थ और वेस्ट, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, इसके बीच में है। तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो 1 नवंबर 2000 के बाद राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41 है। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। अक्षांशीय स्थिति देखें राजस्थान की तो ग्लोब के ऊपर, डियर स्टूडेंट्स आप जानते होंगे अक्षांश ये ग्लोब है, और ग्लोब में इस तरह से रेखाएं होती है, बिल्कुल बीच से गुजरती है, जिसे विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश से गुजरती है। बाकी सारी अक्षांश रेखाएं, ये उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, ये दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा। राजस्थान की अक्षांश स्थिति देखें तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। कुल विस्तार की बात करें तो राजस्थान का विस्तार है 7 डिग्री 9 मिनट। अब बात करते हैं देशांतर। ये देशांतर रेखाएं होती है जिसकी गणना ग्रीनविच रेखा से की जाती है, जो इंग्लैंड के साई वेधशाला से होकर गुजरती है। देशांतर की बात करें तो राजस्थान की स्थिति बनती है 59 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। देशांतर का विस्तार है 8 डिग्री 47 मिनट। राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा डियर स्टूडेंट्स 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है, और ज्यादातर राजस्थान का हिस्सा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अब बात करते हैं कौन कौन से राज्य जो कर्क रेखा के पास में स्थित है। डियर स्टूडेंट्स, कर्क रेखा डूंगरपुर जिले के दक्षिण सीमा के पास से होती हुई बांसवाड़ा जिले के ठीक बीच में से गुजरती है। बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा से सबसे नजदीक वाला शहर है। आकृति अगर देखें हम राजस्थान की तो आकृति बढ़ती है विषम कोणीय चतुर्भुज या रोम्बस या पतंग के समान। अगर आप मैप को गौर से देखें तो लगभग ये विषम कोणीय चतुर्भुज आपको दिखता है। स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा है इसकी 5,920 किलोमीटर। स्थलीय सीमा कैसे, जैसे आप यहां से चलना शुरू करें और पूरा इसकी बाहर वाली जो सीमा है, इससे इस सीमा से अगर आप पूरा घूम के और वापस यही आ जाए तो ये पूरी जो दूरी बनती है वो 5,920 किलोमीटर बनती है। इस 5,920 में से 1,070 किलोमीटर पाकिस्तान से छूती हुई है, इसको अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं, जबकि 4,850 ये राज्यों से छूती हुई है, जिसको अंतरराज्यीय सीमा कहते हैं। राजस्थान के पाकिस्तान से लगते हुए या यूं कहे कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर है। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान सीमा पर बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर 4 जिले आते हैं। इस अंतरराष्ट्रीय रेखा का जो यहां से शुरू होने के बाद में पूरा पाकिस्तान को राजस्थान से जोड़ती है, इस अंतरराष्ट्रीय रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा है। उत्तर में गंगानगर के हिंदुमल कोट, यहां से हिंदुमल कोट से शुरू होती है और ये बाड़मेर के लास्ट में बाखासर गांव तक आती है। राजस्थान की लंबाई की बात करें तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ये उत्तर हो गया नॉर्थ, ये साउथ हो गया, ये पूरी जो लंबाई है ये 826 किलोमीटर है। जबकि पूर्व से लेकर पश्चिम, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये लंबाई 869 किलोमीटर है, 869 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से
राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, जिसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। जबकि राजस्थान का सबसे छोटा जिला डियर स्टूडेंट्स धौलपुर है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, जबकि राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर है। राजस्थान के अंदर जो मरुस्थल है वो लगभग 61.11% है। जी हाँ स्टूडेंट्स, पूरे क्षेत्रफल का मरुस्थलीय भाग 61.11% है। डियर स्टूडेंट्स, 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 6,86,21,012 है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जयपुर है। स्टूडेंट्स, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है, लेकिन अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो जयपुर सबसे बड़ा जिला है, जिसकी 2011 के अनुसार 66.64 लाख जनसंख्या है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला जैसलमेर है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला धौलपुर है। राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत 67.06% है। 67.06% राजस्थान का लिटरेसी परसेंट है। राजस्थान का पहला संपूर्ण साक्षर जिला अजमेर है, बाद में कोटा। राजस्थान का पहला संपूर्ण साक्षर जिला अजमेर व बाद में तुरंत बाद में राजस्थान का पहला साक्षर जिला अजमेर है, जबकि दूसरा साक्षर जिला कोटा है। एग्रीकल्चर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुएं व नलकूप है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुएं व नलकूप है, जबकि भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत नहरें हैं। राजस्थान में नहरों की बात करें तो सबसे ज्यादा नहरों से सिंचाई करने वाला जिला श्रीगंगानगर है। फिर से देखिए एक बार, राजस्थान में नहरों से सर्वाधिक सिंचाई करने वाला जिला श्रीगंगानगर है, श्रीगंगानगर है। राजस्थान की सबसे प्रमुख नहर परियोजना या कैनाल प्रोजेक्ट इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। राजस्थान की सबसे प्रमुख नहर परियोजना IGNP अर्थात इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। श्रीगंगानगर जिले को अन्न का कटोरा या धान का कटोरा भी कहते हैं। श्रीगंगानगर जिले को अन्न का कटोरा या धान का कटोरा भी कहते हैं। पीला सोना जोजोबा नामक फसल को कहते हैं। पीला सोना के नाम से जोजोबा फसल को जाना जाता है। राजस्थान में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई करने वाला जिला भीलवाड़ा है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तालाबों की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा तालाबों से सिंचाई करने वाला जिला भीलवाड़ा है, जबकि भारत में तमिलनाडु राज्य में तालाबों से सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। फिर अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा 57.5 सेंटीमीटर या 575 मिलीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से याद कीजिए इसको। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा 57.5 सेंटीमीटर या 575 मिलीमीटर है। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का पॉपुलेशन डेंसिटी 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और घनत्व के हिसाब से देश में राजस्थान का 24वां स्थान है। सबसे ज्यादा आर्द्र जिला, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। राजस्थान का सबसे ज्यादा आर्द्र जिला झालावाड़ है, जबकि सबसे ज्यादा आर्द्र स्थान माउंट आबू है। अगर जिला पूछता है तो झालावाड़ और अगर स्थान पूछता है तो माउंट आबू सिरोही। राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थल या सूखा स्थान फलोदी जोधपुर है। नम स्थान माउंट आबू है, नम जिला झालावाड़ है और शुष्क स्थान फलोदी जोधपुर है। सबसे ज्यादा गर्म चूरू या बीकानेर का टेम्परेचर रहता है। राजस्थान का सबसे ज्यादा गर्म स्थान चूरू या बीकानेर में से कोई सा रहता है। सर्वाधिक कृषि करने वाला जिला श्रीगंगानगर है। राजस्थान में प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज्यादा खेती करने वाला जिला श्रीगंगानगर है। सबसे कम खेती वाला जिला चूरू है। सबसे कम खेती करने वाला जिला चूरू है। सर्वाधिक उर्वरक खपत करने वाला जिला श्रीगंगानगर है। किस जिले में सबसे ज्यादा उर्वरक काम में लेते हैं? उत्तर आएगा श्रीगंगानगर। सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उपज वाला जिला भी श्रीगंगानगर है। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सबसे ज्यादा उपज श्रीगंगानगर की है। सबसे ज्यादा ट्रैक्टर वाला जिला श्रीगंगानगर है। श्रीगंगानगर में ट्रैक्टर सबसे ज्यादा संख्या में है।
सबसे ज्यादा स्प्रिंकलर या फव्वारा सेट वाला जिला झुंझुनू है। जिप्सम की बात करें तो सबसे ज्यादा जिप्सम डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं लवणीय क्षारीय मृदा को सुधारने के काम में लिया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O और ये सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ जिले में निकलता है। जी हां स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा जिप्सम उत्पादन करने वाला जिला हनुमानगढ़ है। सबसे ज्यादा जिंक उत्पादन करने वाला जिला उदयपुर है। जिंक उदयपुर, जिप्सम हनुमानगढ़। सबसे ज्यादा ठंडा स्थान माउंट आबू है। जी हां स्टूडेंट्स, राजस्थान का सबसे ठंडा जगह, ठंडा स्थान माउंट आबू है। सबसे ज्यादा लू और आंधी जिस जिले में चलती है वो श्री गंगानगर है। सबसे ज्यादा लू और आंधी जिस जिले में चलती है वो श्री गंगानगर है। सबसे ज्यादा बरसात वाला जिला झालावाड़ है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा नम जिला भी झालावाड़ था और सबसे ज्यादा बरसात वाला जिला भी झालावाड़ है। सबसे कम बरसात वाला जिला जैसलमेर है। राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है और अरावली गोंडवाना लैंड का या गोंडवाना भूमि का अवशेष है। जी हां स्टूडेंट्स, राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है और ये अरावली पर्वत श्रृंखला गोंडवाना लैंड का अवशेष है। मिट्टी का सबसे ज्यादा अवनालिका क्षरण या गुली इरोजन वो चंबल नदी से होता है। राजस्थान में मिट्टी का सबसे ज्यादा अवनालिका क्षरण या अवनालिका अपरदन चंबल नदी से होता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन वायु से होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान में सबसे ज्यादा मिट्टी का क्षरण या मृदा कटाव वायु के द्वारा होता है, जबकि जल के द्वारा जो अवनालिका क्षरण हो रहा है वो चंबल नदी से अर्थात चंबल नदी के आसपास के क्षेत्रों में होता है। डियर स्टूडेंट्स, सर्वाधिक मात्रा में सतही जल वाली नदी चंबल नदी है, अर्थात धरती की सतह पर सर्वाधिक पानी चंबल नदी में है। नदियों का त्रिवेणी संगम, राजस्थान में नदियों का त्रिवेणी संगम भीलवाड़ा, डूंगरपुर व सवाई माधोपुर जिले में है। मीठे पानी की एशिया की सबसे बड़ी झील और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद उदयपुर में है। जी हां स्टूडेंट्स, मीठे पानी की एशिया की सबसे बड़ी झील और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील जयसमंद उदयपुर में है। देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर जयपुर में है। राज्य की सबसे ऊंची झील माउंट आबू की नक्की झील है। राज्य की सबसे ऊंची झील माउंट आबू की नक्की झील है। राजस्थान की झीलों में खारेपन का मुख्य कारण है 33 सागर के अवशेष। यह माना जाता है कि राजस्थान में कभी 33 सागर हुआ था और कालांतर में वो रेगिस्तान में तब्दील हो गया और 33 सागर के अवशेष ही राजस्थान की झीलों के खारे पानी के लिए जिम्मेदार है। राजस्थान की मरुगंगा या जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर को माना जाता है। राजस्थान की मरुगंगा या जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर को माना जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक वन, सबसे ज्यादा जंगल या वन वाला जिला उदयपुर है, जहां लगभग 19% वन है। राजस्थान में सबसे कम वन वाला जिला चूरू है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली जोधपुर में लगता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली जोधपुर में लगता है, जो अमृता देवी की याद में लगाया जाता है। राज्य के राष्ट्रीय उद्यान, पहला है रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, दूसरा है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, तीसरा है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर, चौथा है मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क कोटा, पांचवा है मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर। राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर है। राज्य का पहला टाइगर प्रोजेक्ट या बाघ परियोजना रणथंबोर में शुरू हुआ। राज्य का राज्य पुष्प रोहिड़ा या टिकोमेला अंडुलाटा के पुष्प है। राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा के पुष्प है। रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलाटा होता है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी या प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है।
जबकि राज्य पशु चिंकारा और बाद में ऊंट को भी बना दिया गया है। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा व ऊंट है। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष खेजड़ी को माना जाता है। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष खेजड़ी को माना जाता है। सबसे ज्यादा मुर्गियां अजमेर जिले में है। जी हां स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा मुर्गियों वाला जिला अजमेर है। भारत की बात करें तो सबसे ज्यादा मुर्गियां भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में पाली जाती है। भारत में सबसे ज्यादा मुर्गियां आंध्र प्रदेश राज्य में पाली जाती है। सबसे कम मुर्गियों वाला जिला जैसलमेर है। राजस्थान की कामधेनु राठी गाय की नस्ल को कहते हैं। राजस्थान की कामधेनु राठी गाय की नस्ल को कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत और राजस्थान की मेरिनो, स्टूडेंट्स मेरिनो भेड़ की सबसे सुपर नस्ल होती है, सबसे बढ़िया ब्रीड होती है, और राजस्थान की मेरिनो चोकला नस्ल को कहते हैं। राजस्थान में भारत की मेरिनो चोकला नस्ल की भेड़ को कहते हैं। सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला जिला जयपुर। सबसे कम दूध उत्पादन करने वाला जिला बांसवाड़ा। सर्वाधिक दूध उत्पादन जयपुर, जबकि सबसे कम दूध उत्पादन बांसवाड़ा। सबसे ज्यादा ऊन या वूल उत्पादन करने वाला जिला जोधपुर। सबसे ज्यादा ऊन जोधपुर में। सबसे कम ऊन झालावाड़। सबसे कम ऊन की बात करें झालावाड़, सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन करने वाला जिला जोधपुर। एशिया की ऊन की सबसे बड़ी मंडी बीकानेर में है। राज्य का एकमात्र डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज दुग्ध विज्ञान तकनीकी महाविद्यालय उदयपुर में है। डेयरी टेक्नोलॉजी का एकमात्र कॉलेज उदयपुर में स्थित है। राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय बर्ड्स के लिए हॉस्पिटल वो जयपुर में है। सर्वाधिक कृषि क्षेत्र वाली फसल बाजरा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान में एरिया वाइज बात करें, क्षेत्रफल की बात करें हम, तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल बाजरा है, जबकि उत्पादन गेहूं का सबसे ज्यादा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको इस तरह से याद करते हैं कि बोते हैं बाजरा, होता है गेहूं। मींस सबसे ज्यादा बाजरे को बोया जाता है, जबकि उपज सबसे ज्यादा गेहूं की होती है। राजस्थान की मुख्य तिलहनी फसल सरसों है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान की मुख्य तिलहनी फसल सरसों है, जबकि भारत की मुख्य तिलहनी फसल मूंगफली है। राजस्थान की मुख्य दलहनी फसल चना है। राजस्थान की मुख्य दलहनी फसल चना है और भारत की भी मुख्य दलहनी फसल चना ही है। सबसे ज्यादा बंजर और व्यर्थ भूमि वाला जिला जैसलमेर है। जैसलमेर में सबसे ज्यादा बंजर भूमि है, सबसे ज्यादा व्यर्थ भूमि है। भारत में राजस्थान का सतही जल की बात करें, जमीन के ऊपर के पानी की बात करें, तो मात्र 1.16% जल है। भारत के कुल सतही जल का राजस्थान में 1.16% जल है या पानी है। राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई नलकूपों और कुओं से होती है और ये कुल सिंचित क्षेत्रफल का 70.95% में सिंचाई की जाती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई कुओं और नलकूपों से होती है और ये कुल सिंचित क्षेत्रफल का 70.95% सिंचाई करते हैं। अब पढ़ेंगे हम राजस्थान के प्रमुख शहर। राजस्थान का डेनमार्क बीकानेर को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि विश्व में डेनमार्क कभी दूध उत्पादन में नंबर 1 हुआ करता था, जबकि राजस्थान में बीकानेर जिला दूध उत्पादन में सबसे आगे था, इसलिए राजस्थान का डेनमार्क बीकानेर जिले को कहते हैं। राजस्थान का पेरिस जयपुर को कहते हैं। जिस तरह से विश्व में पेरिस की सबसे सुंदर बसावट है, उसी तरह से राजस्थान में जयपुर की बसावट सबसे अच्छी है, इसलिए राजस्थान का पेरिस जयपुर को कहते हैं। राजस्थान का नागपुर झालावाड़ जिले को कहते हैं। भारत का नागपुर शहर विश्व में संतरा उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, बहुत प्रसिद्ध है। उसी तरह से राजस्थान में झालावाड़ संतरा उत्पादन में सबसे आगे है, इसलिए राजस्थान का नागपुर झालावाड़ जिले को कहते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है। राजस्थान का हृदय अजमेर है। हार्ट ऑफ द राजस्थान अजमेर है। राजस्थान का कानपुर उर्वरक उत्पादन के हिसाब से कोटा को माना जाता है। कानपुर उर्वरक उत्पादन में प्रसिद्ध है, उसी तरह से राजस्थान में कोटा उर्वरक उत्पादन में अभूतपूर्व स्थान रखता है। रेगिस्तान का गुलाब जैसलमेर को कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, रेगिस्तान का गुलाब जैसलमेर को कहते हैं। राजस्थान का कश्मीर उदयपुर है।
राजस्थान का सुंदर शहर जहां झीलें हैं, प्राकृतिक सौम्य वातावरण है, वो उदयपुर है, इसलिए उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। राजस्थान का सूर्य नगर या सूर्य नगरी जोधपुर को कहते हैं। राजस्थान की स्वर्ण नगरी गोल्डन सिटी जैसलमेर को कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख झीलें। तो जय समन, उदय सागर, फतेह सागर, पिछोला, स्वरूप सागर, उदयपुर, ये सारी झीलें उदयपुर में है। जय समन, उदय सागर, फतेह सागर, पिछोला, स्वरूप सागर, उदयपुर। दूसरी झील है राजसमंद, जो राजसमंद में ही है। आना सागर, फाई सागर, पुष्कर, अजमेर। आना सागर झील, फाई सागर झील और पुष्कर झील अजमेर में है। सिलिसेट अलवर, सिलिसेट झील अलवर में है। कोलायत बीकानेर, कोलायत झील बीकानेर में है। राणा प्रताप सागर ये चित्तौड़गढ़ में है और जवाहर सागर कोटा में और गांधी सागर एमपी में। तो राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़, जवाहर सागर कोटा, गांधी सागर मध्य प्रदेश। अब खारे पानी की झीलें हैं। तो खारे पानी की पहली झील है सांबर झील, जयपुर में स्थित है। डीडवाना झील, डीडवाना झील भी खारे पानी की झील है, नागौर में स्थित है। लूणकरणसर झील खारे पानी की झील है, बीकानेर में स्थित है। और फलोदी झील ये भी खारे पानी की झील है, जोधपुर में स्थित है। अब हम बात करेंगे विश्व की कृषि में भारत की क्या स्थिति है। अब हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान विश्व में कृषि को लेके कौन सी स्थिति पे है। तो आम, केला, काजू, चाय, दूध उत्पादन, दलहन, इस तरह से इसको याद करते हैं। आम, केला, काजू, चाय, दूध उत्पादन, दलहन। इसके अलावा कुल पशुधन संख्या और कुल सिंचित क्षेत्र, इसमें भारत विश्व के अंदर पहला स्थान रखता है। आम में पहला है, केले में पहला है, काजू में पहला है, चाय, दूध, कुल दलहन, कुल पशुधन संख्या और कुल सिंचित क्षेत्र, इसमें भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। चावल में दूसरा है, भारत चावल में दूसरे नंबर पे है। गेहूं में दूसरे नंबर पे है, गन्ना, तिलहन, सब्जी और फलों में दूसरे नंबर पे, फूल गोभी में भी दूसरे नंबर पे है। भारत की विश्व में 2 नंबर पर जो स्थिति है वो चावल में, गेहूं में, गन्ना में, तिलहन में, सब्जी फल उत्पादन में और फूल गोभी उत्पादन में है। भारत का विश्व में तीसरा स्थान कपास और तंबाकू में है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे भारत के कृषि में महत्वपूर्ण राज्य। सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने वाला, फूड ग्रेन प्रोडक्शन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। जी हाँ स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाला, खाद्यान्न का उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन करने वाला राज्य केरल, रबर, केरल। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। कृषिगत क्षेत्रफल की बात करें, खेती वाले क्षेत्रफल की बात करें, तो सबसे ज्यादा कृषिगत क्षेत्रफल वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक, कॉफी कर्नाटक, रेशम कीट कर्नाटक, सूरजमुखी भी कर्नाटक। तो कॉफी सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक। सबसे ज्यादा बरसात वाला राज्य मेघालय। चाय सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य असम, चाय असम। सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य है यूपी। सबसे ज्यादा जोत का आकार रखने वाला राज्य राजस्थान, सबसे ज्यादा जोत राजस्थान। प्रति हेक्टेयर उपज के हिसाब से सबसे ज्यादा उपज देने वाला राज्य पंजाब। प्रति हेक्टेयर उपज के हिसाब से पंजाब की उपज सबसे ज्यादा होती है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। यूपी की जनसंख्या हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत की बात करें तो पंजाब। पंजाब सबसे ज्यादा उर्वरक काम में लेने वाला राज्य है। सबसे ज्यादा ट्रैक्टर वाला राज्य पंजाब, ट्रैक्टर भी सबसे ज्यादा पंजाब में है। रेशम कीट कर्नाटक, हम पहले बात कर चुके हैं। कॉफी कर्नाटक, रेशम कीट कर्नाटक। सबसे ज्यादा लवणीय क्षारीय भूमि वाला राज्य है गुजरात और उत्तर प्रदेश। अब भारत की बात चल रही है। भारत में औसत जोत का आकार है 1.68 हेक्टेयर। भारत की औसत जोत का आकार 1.68 हेक्टेयर। सिंचाई का प्रमुख साधन नहरें। राजस्थान में कुएं, नलकूप, भारत में नहरें। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, जियोग्राफिकल एरिया 32,87,000
263 वर्ग किलोमीटर है। जी हाँ स्टूडेंट्स, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत में वर्षा पर आधारित खेती 60% है। 60% खेती भारत की वर्षा पर आधारित है। सबसे ज्यादा भारत में उत्पादन और क्षेत्रफल रखने वाली फसल धान या चावल है। जी हाँ स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली या सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल धान है, जबकि राजस्थान में सबसे ज्यादा बोई जाती है बाजरा, उत्पादन होता है गेहूं का। खरीफ में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल धान का ही है। जनसंख्या घनत्व भारत का 340 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। रबी में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल और उत्पादन देने वाली फसल गेहूं। स्टूडेंट्स, भारत में रबी की जो ऋतु है उसमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल उत्पादन वाली फसल गेहूं है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल अगर मिलियन हेक्टेयर में बात करें तो 328 मिलियन हेक्टेयर है। वनों के प्रतिशत की बात करें तो हिंदुस्तान में या भारत में 20.4% क्षेत्रफल पर वन है। 20.4% क्षेत्रफल पर वन है। भारत में सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश राज्य में है। जी हाँ स्टूडेंट्स, भारत में सबसे ज्यादा वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश है। भारत में फसल सघनता 138% है। आगे हम बात करेंगे फसल सघनता कैसे निकलती है। भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है नहरें। रिपीट हो गया है लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है नहरें, जबकि राजस्थान में कुएं और नलकूप। भारत में प्रतिवर्ष औसत वार्षिक वर्षा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1190 mm या 119 सेंटीमीटर। जी हाँ स्टूडेंट्स, 2 साल पहले जेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत की प्रतिवर्ष औसत वार्षिक वर्षा 1190 mm या 119 cm सेंटीमीटर है, जबकि राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा 575 mm या 57.5 सेंटीमीटर थी। कुल दालों के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। कुल दालों की बात करें तो भारत विश्व में पहला स्थान रखता है। दूध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूध उत्पादन में भी भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। चाय में भी पहला है, जूट में भी पहला है, और बाकी रेशे वाली जो फसलें दूसरी फाइबर क्रॉप है उनमें भी भारत का विश्व में पहला स्थान है। भैंस की बात करें तो वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की 56.7% भैंसें भारत में है, अर्थात भैंस के मामले में भी भारत विश्व में पहले स्थान पर है। भारत में पशुओं की संख्या, ये 19वीं पशु जनगणना 2012 में हुई थी, उस समय के आंकड़े हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 19वीं पशु जनगणना किस वर्ष में हुई थी? 2012 में। गाय की बात करें तो 2012 की पशु गणना के अनुसार 19.9 करोड़ गायें हिंदुस्तान में है। भैंस की बात करें तो 10.87 करोड़ भैंस भारत में या हिंदुस्तान में है। भेड़ 6.51 करोड़, बकरी 13.52 करोड़, ऊंट 4 करोड़। कुल पशुओं की बात करें तो 51.21 करोड़ है। मुर्गियों की बात करें तो 72.92 करोड़ अर्थात 72.92 करोड़ है। राजस्थान में पशुओं की संख्या, वही 19वीं पशु जनगणना जो 2012 में हुई थी, इसके अनुसार राजस्थान में गायें हैं 1.33 करोड़, राजस्थान में भैंस 1.3 करोड़, भेड़ 0.91 करोड़, बकरियों की संख्या 2.17 करोड़, ऊंट 3.26 लाख। राजस्थान के कुल पशु 5.77 करोड़, मुर्गियों की संख्या राजस्थान में है 80.24 लाख। राजस्थान में जिलेवार पशुधन की संख्या तो सबसे ज्यादा कहां पर है, सबसे कम कहां पर, इसकी हम बात करने वाले हैं। गाय की बात करें तो गाय सबसे ज्यादा उदयपुर में है, जबकि सबसे कम गाय धौलपुर जिले में है। जी हां स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा गाय उदयपुर में है, सबसे कम गाय धौलपुर में है। ऊंट सबसे ज्यादा बीकानेर में है, सबसे कम ऊंट झालावाड़। ऊंट की बात करें तो बीकानेर में सबसे ज्यादा ऊंट है, जबकि झालावाड़ में सबसे कम ऊंट है। भैंस अलवर में सबसे ज्यादा है, जैसलमेर में सबसे कम भैंस है। सुअर जयपुर में सुअर ज्यादा है, जबकि बांसवाड़ा में सुअर सबसे कम है। भेड़ बाड़मेर में सबसे ज्यादा है, जबकि धौलपुर में भेड़ें सबसे कम है।
मुर्गी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अजमेर में सबसे ज्यादा मुर्गियां पाली जाती है, जबकि जैसलमेर में सबसे कम मुर्गियां पाली जाती है। बकरी, बाड़मेर में सबसे ज्यादा बकरियां हैं, जबकि धौलपुर में सबसे कम बकरियां हैं। कुल पशुओं की बात करें तो बाड़मेर सबसे ज्यादा पशु रखने वाला जिला है, जबकि धौलपुर में सबसे कम पशु है। कृषि से संबंधित कुछ शब्द या सब्जेक्ट या फार्मिंग्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर शब्द। स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा से आया हुआ शब्द है, जिसमें दो शब्द होते हैं, एगर और कल्चरा। एगर का अर्थ होता है सॉइल या मृदा, और कल्चरा का अर्थ होता है कल्टीवेशन। जी हां स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है, और एग्रीकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एगर और कल्चरा। एगर मीन्स मृदा होती है, कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन या खेती होती है। हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। आप सिंपली ऐसे भी याद रख सकते हैं, कल्चर जिसमें आ गया वो सारे लगभग लैटिन वर्ड होते हैं। तो हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान लैटिन भाषा का शब्द है, और इसमें भी दो ही शब्द है, हॉर्टस और कल्चरा। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन या उद्यान, और कल्चरा मीन्स वही खेती या कल्टीवेशन। पोमोलॉजी, जिसमें फलों का अध्ययन करते हैं, ये लैटिन और ग्रीक दोनों भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसमें भी दो ही शब्द है, एक पोमम है, एक लॉजी है। पोमम फलों को कहते हैं, फ्रूट्स को कहते हैं, लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन या स्टडी। ओलेरिकल्चर, जिसमें सब्जियों का अध्ययन करते हैं, वह शब्द भी लैटिन भाषा का शब्द है, जिसमें दो शब्द आते हैं, ओलेरिस और कल्चरा। ओलेरिस का मतलब होता है पोट या हर्ब, मीन्स पात्र या साग, और कल्टीवेशन कल्चरा हो गया। फ्लोरिकल्चर, जिसमें फूलों का अध्ययन करते हैं, पुष्पीय पौधों का अध्ययन करते हैं, ये भी लैटिन भाषा का शब्द है, जो फ्लोवर और कल्चरा से मिलके बना हुआ है। फ्लोवर मीन्स हो गया फूल, कल्चरा मीन्स हो गई कल्टीवेशन या खेती। मृदा विज्ञान या सोइल साइंस, ये लैटिन भाषा का वर्ड है, और इसमें भी दो शब्द है, सोलम और साइंस। सोलम का अर्थ हो गया सोइल, और साइंस मीन्स विज्ञान। पेडोलॉजी, जिसमें मृदा का अध्ययन करते हैं, मृदा को शुद्ध कण मानते हुए स्टडी करते हैं, पौधों के हिसाब से नहीं करते हैं, वो पेडोलॉजी शब्द भी ग्रीक भाषा से लिया हुआ है, जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पेडोन और लॉजी लोगस। तो पेडोन हो गया मृदा, लोगस हो गया स्टडी। एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, इसमें भी दो शब्द है, एग्रो और नोमस। एग्रो मीन्स फील्ड या खेत होता है, और नोमस का अर्थ होता है मैनेजमेंट या प्रबंध। मैनेजमेंट। इडेफोलॉजी, ये मृदा से संबंधित शब्द है, जिसमें मृदा का अध्ययन करते हैं पौधों के दृष्टिकोण से, और इडेफोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है, इसमें इडेफोन, जिसका अर्थ होता है पादप वृद्धि या प्लांट ग्रोथ, और लोगस का वो स्टडी मीन्स मृदा का अध्ययन करते हैं पादप वृद्धि के हिसाब से, वो इडेफोलॉजी शब्द है, और ग्रीक भाषा से इसको लिया गया है। एक्सटेंशन या प्रसार शिक्षा, ये लैटिन भाषा का शब्द है, इसमें भी दो शब्द होते हैं, एक्स और टेंशन। एक्स मीन्स आउट, टेंशन मीन्स स्ट्रेचिंग, फैलाना। प्रसार विज्ञान एक्सटेंशन में वैज्ञानिकों द्वारा की गई खेती के अनुसंधानों को किसानों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है, और एक्सटेंशन या प्रसार शिक्षा शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। इकोलॉजी या पारिस्थितिकी, जिसमें किसी जीव का उसके वातावरणीय कारकों के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं, वह इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसमें दो शब्द है, ओइकोस और लोगस। ओइकोस का मतलब होता है हाउस या घर, और लोगस का अर्थ होता है स्टडी मीन्स आवासों का अध्ययन। तो इकोलॉजी या पारिस्थितिकी विज्ञान ग्रीक भाषा से लिया हुआ शब्द है। मीटेरोलॉजी, जिसमें मौसम का अध्ययन करते हैं, मौसम विज्ञान मीटेरोलॉजी। मीटेरोलॉजी शब्द भी ग्रीक भाषा का शब्द है। मानसून शब्द अरबी भाषा से लिया गया है। जी हां स्टूडेंट्स, मानसून शब्द को अरबी भाषा के शब्द से लिया गया है, और मानसून मौसम शब्द से बना हुआ है, और मौसम का अर्थ होता है सीजन या ऋतु। बायोडायनेमिक खेती, जैव कृषि प्रणाली जिसको कहते हैं, बायोडायनेमिक शब्द भी ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसमें बायोस का अर्थ हो गया जीवन या लाइफ, और डायनेमिक का मतलब हो गया एनर्जी, अर्थात वो वाली खेती जो केवल जीव जंतुओं की ऊर्जा से की जाती है, जीव जंतुओं के द्वारा ही की जाती है, उसको बायोडायनेमिक खेती कहते हैं, और एक बायोडायनेमिक शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। निमेटोड शब्द सूत्रकृमि जिसको कहते हैं हिंदी में, ग्रीक भाषा का शब्द है, और निमेटोड में भी दो शब्द होते हैं, नेमा और टॉइड्स। नेमा का अर्थ होता है धागा या थ्रेड, और ओइड्स या टॉइड्स का अर्थ होता है फॉर्म या रूप। एंटोमोलॉजी,
कीटों का अध्ययन इसमें करते हैं। ये एंटोमोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है जिसमें एंटोमो का अर्थ होता है कीट या इंसेक्ट और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, स्टडी। अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या कृषि का इतिहास। डियर स्टूडेंट्स, ईसा के 7500 साल पहले गेहूं और जौ की खेती शुरू हो गई थी। 7500 बीसी में, बीसी बिफोर क्राइस्ट, ईसा के पहले। ऐसा माना जाता है कि आज की जो तारीख या साल या महीना हम फॉलो करते हैं वो ईसा मसीह की मृत्यु के दिन से शुरू हुआ है। जिस दिन ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी, जीसस क्राइस्ट की मृत्यु हुई थी, उस दिन एक तारीख, एक ही महीना और एक ही साल थी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि 7500 में, अभी 2020 चल रहा है, 2020 और 7500 जोड़ दो, इतने साल पहले गेहूं की और जौ की खेती शुरू हो गई थी। इसी प्रकार 4400 बीसी में, ईसा के 4400 साल पहले मक्का की खेती शुरू हो गई थी। 3500 बीसी में, 3500 बीसी अर्थात ईसा के 3500 साल पहले आलू की खेती शुरू हो गई थी। ईसा के 3200 साल पहले या 3200 बीसी में चना, सरसों एवं कपास की खेती शुरू हो गई थी। ईसा से 2900 साल पहले 2900 बीसी में हल का आविष्कार हो गया था और सिंचित कृषि भी शुरू हो गई थी। जी स्टूडेंट्स, हल का आविष्कार ईसा के 2900 साल पहले हुआ था और सिंचित खेती भी 2900 साल पहले ही शुरू हो गई थी। रेशम कीट पालना, सबसे पहले चीन में रेशम के कीट पाले गए थे ईसा के 2700 साल पहले। कहते हैं कि चीन ने कई वर्षों तक पूरी दुनिया से रेशम कीट पालन का पूरा मेथड छिपा के रखा था। तो रेशम कीट का पालन चीन से शुरू हुआ था 2700 ईस्वी पूर्व। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने, 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा आलू, शकरकंद, मिर्च, टमाटर, पपीता, अनानास, अमरूद, मूंगफली, कपास, तंबाकू, मक्का भारत में लाई गई थी। जी हां डियर स्टूडेंट्स, 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा आलू, शकरकंद, मिर्च, टमाटर, पपीता, पाइनएप्पल, अमरूद, मूंगफली, कपास, तंबाकू और मक्का भारत में लाई गई थी। ये भारत की मूल फसलें नहीं है, ये 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली अपने साथ भारत में लेके आए थे और उसके बाद इनकी खेती यहां शुरू हुई थी। 1845 1845 का साल भी एग्रीकल्चर में इंपोर्टेंट ईयर है क्योंकि 1845 में आयरलैंड में अकाल पड़ा था जो आलू की पचेती झुलसा या लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के कारण हुआ था। आयरलैंड का अकाल 1845 में आलू में पचेती झुलसा बीमारी की वजह से पड़ा था। 1875 में भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना पुणे में हुई थी। 1875 भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी की पुणे महाराष्ट्र में स्थापना हुई। 1906 में एफआरआई फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून की स्थापना हुई। जी स्टूडेंट्स, 1906 का साल एफआरआई की स्थापना के लिए जाना जाता है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड। 1901 में प्रथम सिंचाई आयोग का गठन किया गया। 1901 में पहला सिंचाई आयोग गठित हुआ। 1905 भी एग्रीकल्चर के इतिहास का महत्वपूर्ण ईयर है क्योंकि 1905 में आईएआरआई भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना बिहार के दरभंगा जिले के गंडक नदी के किनारे हुआ था। 1905 का साल हिंदुस्तान की कृषि का महत्वपूर्ण साल था क्योंकि 19 साल में आईएआरआई इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना बिहार के दरभंगा जिले के गंडक नदी के किनारे हुआ। 1920 में गुड़गांव प्रोजेक्ट चला जो एफएल ब्राइसन के द्वारा शुरू किया गया था। 1920 गुड़गांव प्रोजेक्ट एफएल ब्राइसन के द्वारा। 1921 में फिर एक प्रोजेक्ट आया, परियोजना आई, शांति निकेतन प्रोजेक्ट या श्री निकेतन प्रोजेक्ट जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा वेस्ट बंगाल में शुरू हुआ था। 1921 भारतीय केंद्रीय कपास कमेटी की स्थापना। 1921 में आईसीसीसी इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी की स्थापना हुई।
1929 भी बहुत महत्वपूर्ण साल था, क्योंकि 1929 में आईसीएआर की स्थापना नई दिल्ली में हुई। जी हां स्टूडेंट्स, 1929 में आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना नई दिल्ली में हुई। 1943 भी कृषि के इतिहास का इंपॉर्टेंट साल था, क्योंकि इस साल बंगाल में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था, और बंगाल के अकाल का कारण था धान का भूरी पत्ती धब्बा रोग, जो हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी नामक कवक से हुआ था। डियर स्टूडेंट्स, 1943 भी बंगाल में अकाल के लिए इंपॉर्टेंट ईयर था। इस साल बंगाल में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था, और बंगाल के अकाल का कारण था धान का भूरी पत्ती धब्बा रोग, और भूरी पत्ती धब्बा रोग का कारण हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी नामक कवक थी। 1946 CRRI, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा की स्थापना हुई। 1946 में CRRI, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा में स्थापित हुआ। 2 अक्टूबर 1952 सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। 1957 1957 का साल भी बहुत इंपॉर्टेंट साल था, क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कृषि परियोजना आई थी, जिसका नाम था अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार परियोजना या प्रोजेक्ट। अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार परियोजना हिंदुस्तान की सबसे बड़ी व पहली परियोजना थी, और 1957 में इसको स्टार्ट किया गया था। 1958 में नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन का गठन हुआ। 1958 का साल नाफेड की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण है। 2 अक्टूबर 1959 भी हिंदुस्तान का इंपॉर्टेंट डे था, क्योंकि इस दिन भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। डियर स्टूडेंट्स, 2 अक्टूबर 1959 अर्थात 2 अक्टूबर 1959 वो दिन था जब भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। पंचायती राज त्रिस्तरीय सिस्टम होता है, आप जानते होंगे, 3 टायर सिस्टम है। ग्रामीण स्तर पे ग्राम पंचायत होती है, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति होती है, और जिला स्तर पे जिला परिषद होती है। ये बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई थी, उसकी सिफारिश के अनुसार शुरू हुआ था, और इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में प्रारंभ किया गया था। 1960 IADP इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम सघन कृषि जिला कार्यक्रम शुरू हुआ। 1960 भी हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर का महत्वपूर्ण साल था, क्योंकि भारत में पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में स्थापित हुई थी। उस समय उत्तर प्रदेश में था, अब उत्तराखंड में है। तो 1960 में भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, जिसका नाम था गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो पंतनगर में वर्तमान में उत्तराखंड में स्थित है। 1963 भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1963 में भी एनएससी की स्थापना हुई थी, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय बीज निगम। 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना हुई। 1964 1964 नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन व आईसीडीपी कार्यक्रम शुरू हुए थे। राष्ट्रीय प्रदर्शन एवं इंटीग्रेटेड केटल डेवलपमेंट प्रोग्राम सघन पशु विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। 1965 में 1965 में आईसीआर के प्रथम महानिदेशक डॉक्टर बीपी पाल बने। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीआर के पहले जो डीजी थे, डायरेक्टरेट जनरल थे, वो डॉक्टर बीपी पाल, और 1965 में ये पहले डीजी बने थे। 1966, जी हां स्टूडेंट्स, 1966 का साल हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम शुरू हुआ, अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम शुरू हुआ। 1966 में डायरेक्टरेट एक्सटेंशन की स्थापना हुई, विस्तार निदेशालय या प्रसार निदेशालय की स्थापना हुई।
1966-67 कृषि का सबसे इंपॉर्टेंट सालों में से एक, हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है, क्योंकि वो ही थे जो हरित क्रांति द्वारा गेहूं और बाकी खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को बहुत ज्यादा बढ़ाया। भारतीय हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। तो 1966-67 का साल 1966-67 हरित क्रांति की शुरुआत। 1970 राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना। 1972 का साल भारत में इक्रिसेट की स्थापना, हैदराबाद तेलंगाना में। इक्रिसेट इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है और इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। 1973 भी इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि इस साल टाइगर प्रोजेक्ट या बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी। 1973 बाघ परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट। 1973 में एआरएस भी शुरू हुए थे, कृषि अनुसंधान सेवाएं या कृषि अनुसंधान स्टेशन। ये डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, जो भारतीय हरित क्रांति के जनक है, के द्वारा शुरू किए गए थे। 1974 भी इंपॉर्टेंट साल है। 1974 इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि 1974 में पहला केवीके पांडिचेरी में शुरू हुआ था और यह मोहन सिंह मेहता कमेटी की सिफारिश से चालू हुआ था, शुरू हुआ था। 1974 पहला कृषि विज्ञान केंद्र, पहला केवीके पांडिचेरी में शुरू। 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू हुआ। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 1978। 1978 समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1978 में शुरू हुआ। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में हुई। 1979 ट्राइसेम शुरू हुआ। व्हाट इज ट्राइसेम? ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 1998, 1998, 99 केसीसी शुरू हुई थी, किसान क्रेडिट कार्ड योजना या स्कीम। 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना हुई, जिसके चेयरमैन डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को बनाया गया। 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना हुई, जिनके चेयरमैन डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन थे। 2005 फिर इंपॉर्टेंट वाला साल है, एनएचएम शुरू हुआ था, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन या राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 2005 में शुरू हुआ। 2005 में ही भारत निर्माण योजना शुरू हुई। 2005 में ही भारत निर्माण योजना भी शुरू हुई। 2 फरवरी 2006 नरेगा कार्यक्रम का शुरुआत। 2 फरवरी 2006 में नरेगा कार्यक्रम शुरू हुआ। 2009 में नरेगा का नाम बदलकर महानरेगा कर दिया गया, अर्थात महात्मा गांधी नरेगा या राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। 2014 भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वर्ष में एमआईडीएच की शुरुआत हुई थी। एमआईडीएच का अर्थ है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, एमआईडीएच की शुरुआत 2014 में हुई। अब है कुछ अवधारणाएं या शब्द। गोल्डन राइस, जो विटामिन ए से भरपूर है, जिसे बायोटेक्नोलॉजी से बनाया गया है, वो इंगो पोर्टाइकस ने विकसित किया था। गोल्डन राइस इंगो पोर्टाइकस, गोल्डन राइस इंगो पोर्टाइकस, विटामिन ए बहुत अच्छे वाला होता है इसके अंदर। इंगो पोर्टाइकस ने जर्मनी में विकसित किया इसको। सुपर राइस गुरुदेव सिंह खुश, सुपर राइस गुरुदेव सिंह खुश ने बनाया इंडिया में। संकर राइस या हाइब्रिड राइस युआन लॉन्ग पिंग, संकर राइस युआन लॉन्ग पिंग, संकर राइस चाइना में बनाया गया। सुपर गेहूं एस नागराजन, सुपर वीट एस नागराजन। बिट्टी कपास बेसिलस थ्रोजेंसिस का जीन डालकर कपास को बनाया गया था बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इंडिया में, चारुला दत्त माई के द्वारा। तो बिट्टी कपास विकसित की
चारोला दत्त माई। पोटैटो, ये आलू और टमाटर के क्रॉस से बना हुआ पौधा होता है, जिसमें ऊपर की ओर टमाटर लगते हैं और जड़ों में आलू लगता है। एक ही पौधे में दोनों लगते हैं, उसको पोटैटो बोलते हैं, पोटैटो। और ये आशीष दत्ता ने विकसित किया था, ये आशीष दत्ता ने इसको बनाया था। रेनबो क्रांति के जनक नीतीश कुमार को माना जाता है। इंद्रधनुष क्रांति या रेनबो क्रांति जो सारे क्षेत्रों से संबंधित होती है, उसके जनक नीतीश कुमार है। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग। हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर नॉर्मन ई बोरलॉग या एन ई बोरलॉग, जबकि भारत में एम एस स्वामीनाथन। एवरग्रीन क्रांति, सदाबहार क्रांति, इसके जनक है एम एस स्वामीनाथन। एवरग्रीन क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन। व्हाइट रिवॉल्यूशन या श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन। जी हाँ स्टूडेंट्स, व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर डॉक्टर वर्गीस कुरियन। सुनहरी क्रांति, गोल्डन रिवॉल्यूशन, डॉक्टर के एल चड्ढा। सुनहरी क्रांति या गोल्डन रिवॉल्यूशन के फादर डॉक्टर के एल चड्ढा। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव के बारे में बताने वाले जेबी फॉरलर थे। ग्रीन हाउस प्रभाव का विकास, ऐसे हाउस बनाए जाते हैं जो कांच के द्वारा या कांच लगा होता है और एक टेम्परेचर उसमें मेंटेन किया जाता है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में या उसको बनाने वाले जेबी फॉरलर थे, उसको बनाने वाले जेबी फॉरलर थे। बूंद बूंद सिंचाई इजराइल से आई। ड्रिप सिस्टम कह दो, बूंद बूंद सिंचाई कह दो, टपका विधि कह दो, इजराइल में विकास हुआ था और इसको बनाने वाले वैज्ञानिक थे सिमका ब्लास। बूंद बूंद सिंचाई सिमका ब्लास, ड्रिप इरिगेशन सिमका ब्लास। टिलेज या भू परिष्करण शब्द देने वाले जेथरो टुल थे। टिलेज शब्द देने वाले वैज्ञानिक जेथरो टुल। हरित क्रांति शब्द देने वाले वैज्ञानिक विलियम गोल्ड। हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ड देने वाले विलियम गोल्ड। प्रोविजन ऑफ अर्बन अम्यूनिटीज टू रूरल एरियाज, PURA, विचारधारा थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। प्रोविजन ऑफ अर्बन अम्यूनिटीज टू रूरल एरियाज, PURA, विचारधारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने दी। फलों और सब्जियों को दी जाने वाली संज्ञाएं या नाम। फलों का राजा आम, फलों का राजा आम, फलों की रानी मैंगोस्टीन या लीची। फलों का राजा आम को माना जाता है, फलों की रानी कुछ बुक्स में मैंगोस्टीन दिया हुआ है, कुछ में लीची दी हुई है। मसालों का राजा काली मिर्च, मसालों का राजा काली मिर्च। गरीब का घी तिल का तेल, गरीब का घी तिल का तेल। गरीब का बादाम मूंगफली, गरीब का बादाम मूंगफली। केमल क्रॉप, ज्वार को कहते हैं केमल क्रॉप, ज्वार। शाकाहारी मांस चौला, वेजिटेरियन मीट चौला। खरपतवारों का राजा गाजर घास या पार्थेनियम स्पीसीज। खरपतवारों का राजा गाजर घास या पार्थेनियम स्पीसीज। एग प्लांट बैंगन, एग प्लांट बैंगन। गरीब का संतरा टमाटर, गरीब का संतरा टमाटर। मसालों की रानी इलायची, मसालों की रानी इलायची। अनाजों का राजा गेहूं, अनाजों का राजा गेहूं। अनाजों की रानी मक्का, अनाजों की रानी मक्का। दलहनों का राजा चना, दलहनों का राजा चना। दलहनों की रानी मटर, दलहनों की रानी मटर। सब्जियों का राजा आलू है, सब्जियों की रानी भिंडी है। सब्जियों का राजा आलू है, सब्जियों की रानी भिंडी है। समशीतोष्ण फलों का राजा एप्पल या सेब है। टेम्परेट फ्रूट्स का जो किंग है वो एप्पल या सेब। मरुफलों का राजा बेर, मरुफलों का राजा बेर। कंदीय फूलों की रानी ग्लेडियोलस, कंदीय फूलों की रानी ग्लेडियोलस। फूलों का राजा गुलाब, किंग ऑफ फ्लावर्स, गुलाब या रोज। मदिरा व नशा की रानी चाय, मदिरा व नशा की रानी चाय। वनों का राजा टीक या सागवान, वनों का राजा टीक या सागवान को कहते हैं। हरा सोना अफीम, हरा सोना अफीम। मसालों का घर
केरल को बोलते हैं। सबसे ज्यादा मसाले भारत में केरल में होते हैं, इसलिए मसालों का घर केरल भारत को कहते हैं। गरीब का फल अमरूद को बोलते हैं। गरीब का फल अमरूद, गरीब का सेब बेर, गरीब का सेब बेर। तिलहनी फसलों की रानी तिल, क्वीन ऑफ ऑयल सीड क्रॉप्स सीसेम तिल। किंग ऑफ नट बादाम। बोनलेस मीट बिना हड्डियों का मांस सोयाबीन, बोनलेस मीट सोयाबीन। किंग ऑफ लेग्यूम सोयाबीन को कहते हैं, किंग ऑफ लेग्यूम सोयाबीन। भूरा सोना रेशम कीट के मरे हुए प्यूपा, भूरा सोना कहते हैं रेशम कीट के मरे हुए प्यूपा को। प्यूपा एक स्टेज होती है इंसेक्ट के अंदर। प्रमुख कृषि या उद्यानिकी उत्पादन वाले राज्य। कुल खाद्यान्न सबसे ज्यादा यूपी में होता है, हम पहले इसको पढ़ चुके हैं। कुल खाद्यान्न उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा। एप्पल सबसे ज्यादा होती है J&K में, जम्मू और कश्मीर में। एप्पल या सेब जम्मू कश्मीर। केला तमिलनाडु, केले पे एकाधिकार है तमिलनाडु का, सबसे ज्यादा केला तमिलनाडु राज्य में होता है। बैंगन भारत में सबसे ज्यादा बैंगन उत्पादन करने वाला राज्य ओडिशा है, बैंगन का सर्वाधिक उत्पादन ओडिशा। नींबू वर्गीय फल आंध्र प्रदेश, सबसे ज्यादा सिट्रस फ्रूट्स आंध्र प्रदेश में उत्पादन होता है। मोटे अनाज कर्नाटक, मोटे अनाज जिसमें ज्वार मक्का चीका कोडो रागी, इनमें सबसे ज्यादा अग्रणी राज्य कर्नाटक है। कपास गुजरात, कपास में कभी महाराष्ट्र था, अभी इस समय गुजरात सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है। कुल मिला के फल उत्पादन, बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा फल उत्पादन इस समय आंध्र प्रदेश। अमरूद मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा अमरूद होते हैं मध्य प्रदेश में। लीची बिहार, लीची बिहार। उद्यानिकी की बात करें हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन की तो वेस्ट बंगाल या पश्चिमी बंगाल। अब हम बात कर रहे हैं हार्मोन्स के खोज की। तो ऑक्सीजन की खोज जो मानी जाती है वो F.W. वेंट के द्वारा मानी जाती है, लेकिन इसको सबसे पहले प्लांट्स में बताने वाले थे चार्ल्स डार्विन व फ्रांसिस डार्विन, परंतु खोज का श्रेय इनको नहीं दिया जाता है। ऑक्सीजन की खोज का श्रेय, वो ऑक्सीजन नाम देने का श्रेय F.W. वेंट को जाता है। F.W. वेंट ने ऑक्सीजन की खोज की थी और F.W. वेंट ने ऑक्सीजन शब्द दिया था, परंतु प्लांट्स में सबसे पहले चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने बताया था। जिब्रेलिन जिब्रेला फ्यूजिकुराई नामक कवक से इसको निष्कर्षित किया गया था और सबसे पहले जिब्रेला फ्यूजिकुराई कवक के बारे में बताने वाले कुरोसावा थे, तो कुरोसावा को जिब्रेलिन का खोजकर्ता माना जाता है। साइटोकाइनिन की खोज की थी मिलर व स्पूग ने, मिलर व स्पूग ने सबसे पहले साइटोकाइनिन की खोज की और साइटोकाइनिन की खोज हेरिंग बोन मछली के शुक्राणुओं के डीएनए से हुई थी। एब्सिसिक अम्ल ABA जो वृद्धि रोकने वाला है, ये वृद्धि बढ़ाने वाले हैं, वृद्धि प्रमोटर है, ग्रोथ प्रमोटर या वृद्धि प्रवर्धक है, ये वृद्धि रोकने वाला ABA। इसकी खोज की थी ली व कार्नस ने, ABA की खोज ली व कार्नस। इथाइलिन जो फल पकाने का बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, उसकी खोज वेल्जुबोध ने 1901 में की। इथाइलिन जो एक गैसीय हार्मोन है, फल पकाने वाला हार्मोन है, इसकी खोज की थी वेल्जुबोध ने। अब हम कुछ ले रहे हैं फल सब्जियों में स्वाद या रंग किस किस कारण से होता है। मिर्च में चरपराहट या तीखापन कैप्सेसीन नामक वर्णक के कारण या रसायन के कारण होता है, लेकिन मिर्च का लाल रंग कैप्सेथीन, चरपराहट या तीखापन कैप्सेसीन, लेकिन लाल रंग कैप्सेथीन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन वर्णक के कारण होता है, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन वर्णक। प्याज में तीखापन या चरपराहट होती है एलिल प्रोपिल डाइसल्फाइड, प्याज की चरपराहट या तीखापन एलिल प्रोपिल डाइसल्फाइड जो कि एक वाष्पशील तेल होता है। गाजर में पाया जाने वाला वर्णक होता है केरोटीन, गाजर का पिगमेंट केरोटीन। इमली का तीखापन आइसोसाइनेट, इमली तीखी क्यों? आइसोसाइनेट के कारण। लहसुन तीखा क्यों? डाइएलाइल डाइसल्फाइड, लहसुन का तीखापन डाइएलाइल डाइसल्फाइड, लहसुन का तीखापन है डाइएलाइल डाइसल्फाइड। सलजम में चरपराहट, सलजम में चरपराहट के लिए जिम्मेदार है कैल्शियम ऑक्जेलेट, सलजम में चरपराहट कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। अजवाइन का
इंपोर्टेंट केमिकल, अजवाइन में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण रसायन है थाइमोल। अजवाइन का महत्वपूर्ण रसायन थाइमोल। बेल में तीखापन मार्मेलोप्सिन के कारण होता है। बेल का तीखापन मार्मेलेप्सिन के कारण होता है। खीरे में जो कड़वाहट होती है, खीरे में कड़वाहट कुकुरबिटेसिन के कारण होती है। खीरे में कड़वाहट कुकुरबिटेसिन के कारण होती है। प्याज का पीला रंग क्वेरसिटिन के कारण, प्याज का पीला रंग क्वेरसिटिन के कारण। आंवले का कसेलापन टेनिन के कारण, आंवले का कसेलापन टेनिन के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग कुकुरमीन वर्णक के कारण होता है। हल्दी का वानस्पतिक नाम होता है, हल्दी का वानस्पतिक नाम होता है कुरकुमा लोंगा, और इसका पीलापन के लिए जिम्मेदार वर्णक या रसायन होता है कुकुरमीन। नीम में कड़वाहट अजाडिरेक्टिन के कारण होती है। नीम की कड़वाहट अजाडिरेक्टिन, नीम अजाडिरेक्टा इंडिका, कड़वाहट होती है अजाडिरेक्टिन के कारण। करेले में कड़वाहट होती है मिमोर्डिकोसाइड व टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपाइन के कारण। करेले में कड़वाहट मिमोर्डिकोसाइड व टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपाइन के कारण होती है। गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन और केरोटीन वर्णक के कारण, गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन और केरोटीन वर्णक के कारण। पपीते का पीला रंग केरिकेजेंथिन वर्णक के कारण होता है। पपीते का पीला रंग केरिकेजेंथिन वर्णक के कारण, पपीते का पीला रंग केरिकेजेंथिन वर्णक के कारण। मूली में तीखापन आइसोथाइसाइनेट के कारण, मूली का तीखापन होता है आइसोथायोसाइनेट के कारण। मूली में तीखापन आइसोथायोसाइनेट के कारण। आलू के भंडारण के समय उसमें हरा रंग सोलेनिन के कारण आता है, तो आलू का हरापन सोलेनिन के कारण। प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण, प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण। चने की पत्ती में खटास, चने की पत्तियां खट्टी खट्टी लगती है, उसके कारण हो सकता है टेनिन, मेलिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। चने की पत्ती में खटास टेनिन, मेलिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल के कारण होता है। सरसों के तेल का तीखापन सिनीग्रीन, सरसों के तेल का तीखापन सिनीग्रीन। तिलहनों के तेल का पीलापन केरोटिनोइज्ड के कारण होता है। तिलहनों के तेल का पीलापन केरोटिनोइज्ड या एमाइल आइसोथाइसाइनेट के कारण होता है। जीरे में कड़वापन क्यूमिनोल, जीरे का कड़वापन क्यूमिनोल। जीरे का वानस्पतिक नाम होता है क्यूमिनम साइमिनम, और इसका कड़वापन होता है क्यूमिनोल वर्ण के कारण, और इसका तीखापन होता है क्यूमिनोल के कारण। कृषि क्षेत्र की प्रमुख क्रांतियां, रिवॉल्यूशंस इन एग्रीकल्चरल फील्ड। सबसे पहली है श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन। श्वेत क्रांति या व्हाइट रिवॉल्यूशन ये दूध उत्पादन से संबंधित थी। व्हाइट रिवॉल्यूशन या श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित थी। पीली क्रांति या येलो रिवॉल्यूशन सरसों उत्पादन या यूं भी कह सकते हैं तिलहन उत्पादन से संबंधित थी। नीली क्रांति नीली मछली अर्थात नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति 1966-67 में आई थी। इसके जनक नॉर्मनी बोरलॉग, हिंदुस्तान में या इंडिया में एमएस स्वामीनाथन इसके जनक थे। ये अनाज उत्पादन या खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी। भूरी क्रांति खाद्य संसाधन फूड प्रोसेसिंग। ब्राउन रिवॉल्यूशन खाद्य संसाधन या फूड प्रोसेसिंग। ऑपरेशन फ्लड एक कार्यक्रम चलाया गया था दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए। ऑपरेशन फ्लड जो 1970 में शुरू हुआ था, पहला चरण वो दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू हुआ था। गोल्डन रिवॉल्यूशन या स्वर्ण क्रांति फूल व सब्जी उत्पादन से संबंधित थी। गोल्डन रिवॉल्यूशन या स्वर्ण क्रांति फूल व सब्जी उत्पादन से संबंधित थी। लाल क्रांति लाल टमाटर, लाल क्रांति लाल मांस। तो लाल क्रांति रेड रिवॉल्यूशन वो मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन से संबंधित थी। गुलाबी क्रांति गुलाबी झींगा। गुलाबी क्रांति या पिंक रिवॉल्यूशन झींगा उत्पादन संबंधित थी। झींगा एक समुद्री प्राणी होता है जो आर्थ्रोपोडा के क्रस्टेशिया वर्ग में आता है, जिसकी खेती खाने के लिए लोग करते हैं, जिसका कल्चर करते हैं, इसके संवर्धन या पालन करते हैं खाने के हिसाब से। तो झींगा उत्पादन संबंधित थी गुलाबी क्रांति, और गुलाबी क्रांति को प्याज उत्पादन संबंधित भी माना जाता है। हरित सोना क्रांति या ग्रीन गोल्डन रिवॉल्यूशन
ये बांस उत्पादन या बेम्बो प्रोडक्शन से संबंधित थी। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन। रजत क्रांति सिल्वर रिवॉल्यूशन ये अंडे और मुर्गी उत्पादन से संबंधित थी। रजत क्रांति सिल्वर रिवॉल्यूशन अंडों व मुर्गी उत्पादन से संबंधित थी, या यूं भी कह सकते हैं चांदी जैसी मुर्गी चांदी जैसा अंडा, यानी चांदी क्रांति रजत क्रांति अंडों व मुर्गी उत्पादन से संबंधित थी। गोल क्रांति गोल आलू, तो राउंड रिवॉल्यूशन आलू उत्पादन संबंधित थी। गोल क्रांति आलू उत्पादन संबंधित थी। ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम पदार्थ या जैव ईंधन से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम पदार्थ या जैव ईंधन से संबंधित है। इंद्रधनुष क्रांति या रेनबो रिवॉल्यूशन जिसके जनक नीतीश कुमार है, ये कृषि के सभी क्षेत्रों में विकास से संबंधित है। इंद्रधनुष क्रांति या रेनबो रिवॉल्यूशन कृषि के सभी क्षेत्रों में विकास से संबंधित है। ग्रे क्रांति या ग्रे रिवॉल्यूशन उर्वरक उत्पादन। ग्रे क्रांति ग्रे रिवॉल्यूशन उर्वरक उत्पादन। परभनी क्रांति भिंडी उत्पादन संबंधित है, और भिंडी की परभनी क्रांति एक किस्म भी होती है। जी स्टूडेंट्स, परभनी क्रांति ये भिंडी से संबंधित है, या यूं भी कह सकते हैं कि परभनी क्रांति एक भिंडी की किस्म भी है। अब हम पढ़ेंगे कुछ रूपांतरण गुणांक। ज्यादा इतने नहीं पढ़ने, हमें कुछ चीजें ध्यान होनी चाहिए। एक तो एक हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, तो एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अगर खेत बिल्कुल वर्गाकार है, स्क्वायर शेप में है, तो आप यूं याद कर सकते हैं कि इसकी 100 मीटर लंबाई होनी चाहिए, 100 मीटर इसकी चौड़ाई होनी चाहिए, यानी कि सारी बजाय 100 मीटर की हो जाए, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 100 मीटर इंटू 100 मीटर। जब 100 को 100 से गुणा करेंगे तो 10,000, और मीटर को मीटर से करेंगे तो मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, तो 10,000 वर्ग मीटर बराबर एक हेक्टेयर होता है। बहुत सारे कंपटीशंस में आ चुका है, याद करना बहुत इजी है। एक फीता ले लीजिए, 100 मीटर ऐसे नाप लीजिए, 100 मीटर ऐसे नाप लीजिए। अगर खेत वर्गाकार है तो 100 मीटर बाई 100 मीटर का खेत जो बनेगा वो 1 हेक्टेयर होता है। जरूरी नहीं है 100 बाई 100 मीटर का हो, वो दूसरे एरिया 500 बाई 20 का भी हो सकता है, लेकिन दो संख्याओं को गुणा करने से अगर 10,000 वर्ग मीटर आ रहे हैं तो वो 1 हेक्टेयर एरिया होता है। 1 एकड़ में कितने हेक्टेयर होते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स याद कर लीजिए, 1 एकड़ में 0.4057 हेक्टेयर होते हैं। 1 एकड़ में 0.4057 हेक्टेयर होते हैं। 1 हेक्टेयर में अगर एकड़ की बात करें तो 1 हेक्टेयर में 2.47 लगभग 2.5 एकड़ होते हैं, लेकिन एक्यूरेट संख्या याद करनी है कि 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होते हैं। 1 एकड़ में वर्ग फीट की बात करें तो 43,560 वर्ग फीट होते हैं। 1 एकड़ में 43,560 वर्ग फुट होते हैं। 1 घन मीटर में 1,000 लीटर पानी आता है। 1 हेक्टेयर 1 mm का मतलब होता है 10,000 लीटर पानी। 1 हेक्टेयर 1 mm बराबर 10,000 लीटर पानी। 1 हेक्टेयर सेमी बराबर 1 लाख लीटर पानी। 1 हेक्टेयर सेमी बराबर 1 लाख लीटर पानी। भारत में मौसम विज्ञान उपखंडों की संख्या 36 है। भारत में मौसम विज्ञान उपखंडों की संख्या 36 है। स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री रफी अहमद किदवई थे। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद गठित सरकार में पहले कृषि मंत्री रफी अहमद किदवई थे। राष्ट्रीय जल नीति 1987 में पारित हुई थी। भारत विश्व में सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन करता है, सबसे ज्यादा मसालों का उपभोग करता है, और सबसे ज्यादा मसालों का निर्यात करता है। तो भारत विश्व में मसाला उत्पादन में भी नंबर 1 है, मसाला खाने में भी नंबर 1 पर है, और मसालों का निर्यात भी सबसे ज्यादा करता है। विश्व की पहली द्विगुणित संकर कपास ये DH7 सूरत से 1985 में निकली थी। विश्व की प्रथम द्विगुणित संकर कपास DH7 सूरत से 1985 में निकाली गई थी। सन 1983 में मेडागास्कर में विकसित धान की रोपाई विधि, जिसको SRI कहते हैं, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, इसमें 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज लेते हैं। 1983 में मेडागास्कर में विकसित धान की रोपाई विधि, जिसको SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन के नाम से जानते हैं, उसके अंदर 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज दर रखते हैं। डियर स्टूडेंट्स,
अब हम पढ़ेंगे कृषि से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के पितामह या जनक। सबसे पहले कृषि रसायन के जनक, फादर ऑफ सॉइल केमिस्ट्री, लिबिक। कृषि रसायन के जनक लिबिक। पेडोलॉजी, जिसमें मृदा को एक कण मानकर अध्ययन किया जाता है, उस पेडोलॉजी या मृदा विज्ञान के जनक है वीवी डोकुचेव, फादर ऑफ पेडोलॉजी वीवी डोकुचेव। सॉइल साइंस के जनक वीवी डोकुचेव। फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जोहन मेंडल। आनुवांशिकी या जेनेटिक्स के जनक ग्रेगर जोहन मेंडल। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान के जनक एंटोन डी बेरी। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी या रोग विज्ञान के जनक एंटोन डी बेरी। कवक विज्ञान के जनक, माइकोलॉजी या कवक विज्ञान के जनक एएम माइकेली या फिर माइकेली। कवक विज्ञान या माइकोलॉजी के जनक माइकेली। फादर ऑफ बॉटनी या वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ बॉटनी या वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। जंतु विज्ञान या जूलॉजी के जनक, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, अरस्तु। अंग्रेजी में एरिस्टोटल बोलते हैं, हिंदी में अरस्तु बोलते हैं। तो जंतु विज्ञान या जूलॉजी के जनक अरस्तु। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान के जनक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी या जीवाणु विज्ञान के जनक ल्यूवेनहॉक। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी या प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर। डियर स्टूडेंट्स, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी या प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर। फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी, डियर स्टूडेंट्स, जीवाश्म विज्ञान के जनक लियोनार्डो दा विंसी। फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी या जीवाश्म विज्ञान के जनक लियोनार्ड दा विंसी। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कार्यकी के जनक या पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स इज द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। वर्गीकी या टेक्सोनोमी के जनक, वर्गीकरण विज्ञान के जनक या टेक्सोनोमी के फादर कैरोलस लिनियस, जिन्होंने द्विनाम पद्धति भी दी थी। वर्गीकी या टेक्सोनोमी के जनक कैरोलस लिनियस, जिन्होंने द्विनाम पद्धति भी दी थी। द्विनाम पद्धति में किसी भी वैज्ञानिक नाम में दो नाम होते हैं, पहला नाम वंश का, दूसरा नाम जाति का। फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, सूक्ष्मदर्शिता के जनक मर्केलो मार्पीजी। फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी या सूक्ष्मदर्शिता के जनक मर्केलो मार्पीजी। रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन के फादर विलियम हार्विक। फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन या रक्त संचार के जनक विलियम हार्विक। फादर ऑफ यूजेनिक्स, मानव आनुवांशिकी के जनक सर फ्रांसिस गाल्टन। फादर ऑफ यूजेनिक्स या मानव आनुवांशिकी के जनक सर फ्रांसिस गाल्टन, इनको सर की उपाधि मिली हुई है। बायोडायनेमिक फार्मिंग शब्द दिया रुडोल्फ स्टेनर या बायोडायनेमिक फार्मिंग के फादर रुडोल्फ स्टेनर। इंपॉर्टेंट प्रश्न, जैविक खेती या बायोडायनेमिक खेती, रुडोल्फ स्टेनर के फादर है। भारतीय पक्षी विज्ञान, पक्षी विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। तो फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी डॉक्टर सलीम अली। फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी डॉक्टर सलीम अली। सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी के जनक पेट्री डी क्रेसेंजी। फादर ऑफ एग्रोनॉमी पेट्री डी क्रेसेंजी। कृषि मौसम विज्ञान के जनक या फादर ऑफ एग्री मीट्रियोलॉजी कोप्पन। फादर ऑफ एग्री मीट्रियोलॉजी कोप्पन। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक आनुवांशिकी के जनक बेडसन। बेडसन ने ही जेनेटिक्स शब्द भी दिया था। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक आनुवांशिकी के जनक बेडसन। फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी ईजे बटलर। फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी या भारतीय पादप रोग विज्ञान के जनक ईजे बटलर। फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक। कुछ लोग ओ हार्टविक को भी मानते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी अर्थात कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक या ओ हार्टविक। फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु या एरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु या एरिस्टोटल।
फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कैरोलस लिनियस। फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी या आधुनिक बॉटनी या आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कैरोलस लिनियस। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी विज्ञान के जनक थॉमस एडिसन। शरीर की आंतरिक ग्रंथियों का अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी और फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन। औषधि विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेट्स। औषधि विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेट्स। भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक डॉक्टर बीरबल साहनी। फादर ऑफ इंडियन पैलियोंटोलॉजी बीरबल साहनी। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा या आर मिश्रा। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी या भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक आर मिश्रा। फादर ऑफ रेडिएशन जेनेटिक्स, विकिरण आनुवांशिकी के जनक एच जे मूलर। विकिरण आनुवांशिकी के जनक एच जे मूलर। मूलर ने सबसे पहले एक्स किरणों द्वारा उत्परिवर्तन करवाया था। फादर ऑफ म्यूटेशन या उत्परिवर्तन के जनक हुगो डी वरीज। उत्परिवर्तन होता है जीवों में होने वाला अचानक वंशागत परिवर्तन म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहलाता है और उत्परिवर्तन के जनक हुगो डी वरीज। फादर ऑफ ब्लड ग्रुप, रक्त समूह देने वाले कार्ल लैंडस्टेनर, जिन्होंने ए बी ओ ए बी ब्लड ग्रुप दिए, वो कार्ल स्टेनर। जैविक खेती की अवधारणा देने वाले अल्बर्ट होवार्ड। जैविक खेती की अवधारणा देने वाले अल्बर्ट होवार्ड। अभी पहले आया था बायोडायनेमिक खेती, वो रुडोल्फ स्टेनर ने दी थी। प्राकृतिक खेती मसानोबु फुकुओका। प्राकृतिक खेती मसानोबु फुकुओका ने दी। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताने वाले या फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी विल्सन। जैव विविधता के जनक विल्सन। भारतीय वानिकी इंडियन फॉरेस्ट्री के जनक सर डिट्रिस ब्रांडेस। फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री सर डिट्रिस ब्रांडेस। फादर ऑफ जीन थेरेपी, जीन उपचार के जनक एंडरसन। फादर ऑफ जीन थेरेपी या जीन उपचार के जनक एंडरसन। क्लोनिंग करने वाले, सबसे पहले क्लोनिंग करने वाले इयान विल्मुट, जिन्होंने भेड़ का क्लोन डोली बनाया था। फादर ऑफ क्लोनिंग इयान विल्मुट। फादर ऑफ पैथोलॉजी, हम प्लांट पैथोलॉजी की बात नहीं करके सिंपली पैथोलॉजी की बात करें, जिसमें प्लांट और एनिमल्स का डिजीज का स्टडी होगा। हम अगर रोग, पादप रोग विज्ञान या जंतु रोग विज्ञान की नहीं करके अगर जनरली रोग विज्ञान की बात करें, फादर ऑफ पैथोलॉजी की बात करें, तो रुडोल्फ विर्चो इज द फादर ऑफ पैथोलॉजी। अब कुछ महत्वपूर्ण साल है जिनको कृषि से संबंधित किसी विशेष प्रयोजन के फलस्वरूप घोषित किया गया है, या यूं कह सकते हैं कि कुछ वर्षों को कृषि के हिसाब से घोषित किया गया है। वर्ष 2004 को अंतरराष्ट्रीय चावल वर्ष घोषित किया गया। वर्ष 2005 को अंतरराष्ट्रीय नीम पेटेंट वर्ष या अंतरराष्ट्रीय नीम शोध व विकास का वर्ष घोषित किया गया। वर्ष 2006 को अंतरराष्ट्रीय मरुस्थल वर्ष घोषित किया गया। वर्ष 2007 को अंतरराष्ट्रीय जल वर्ष घोषित किया गया। वर्ष 2008 को अंतरराष्ट्रीय आलू वर्ष घोषित किया गया। डियर स्टूडेंट्स, वर्ष 2009 को अंतरराष्ट्रीय रेशा वर्ष घोषित किया गया। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। 2004 को अंतरराष्ट्रीय चावल वर्ष, 2005 को अंतरराष्ट्रीय नीम पेटेंट वर्ष शोध व विकास का वर्ष, 2006 को अंतरराष्ट्रीय मरुस्थल वर्ष, 2007 को अंतरराष्ट्रीय जल वर्ष, 2008 को अंतरराष्ट्रीय आलू वर्ष और 2009 को अंतरराष्ट्रीय रेशा वर्ष घोषित किया गया। वर्ष 2010 को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया। वर्ष 2011 को अंतरराष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया। 2011 अंतरराष्ट्रीय वन वर्ष। 2012 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया। 2012 को ही बागवानी वर्ष भी घोषित किया गया। वर्ष 2013 को अंतरराष्ट्रीय वाटर कॉरपोरेशन का वर्ष घोषित किया गया और वर्ष 2016 को अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो 2010 जैव विविधता, 2011 वन, 2012 सहकारिता, 2012 बागवानी
2013 अंतरराष्ट्रीय वाटर कॉर्पोरेशन, 2013 अंतरराष्ट्रीय वाटर कॉर्पोरेशन, 2016 अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष यूएनओ द्वारा घोषित किया गया। आप इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं। 4 चावल 5 नीम, 6 मरुस्थल 7 जल, 8 आलू 9 रेशा, 10 जैव विविधता, 11 वन, 12 सहकारिता, 12 बागवानी, 13 वाटर, 16 दलहन। कृषि में काम आने वाले वैज्ञानिक यंत्र या साइंटिफिक इक्विपमेंट्स। ऑक्जेनोमीटर, डियर स्टूडेंट्स, प्लांट ग्रोथ को मेजर करते हैं, पादप वृद्धि का मापन करते हैं ऑक्जेनोमीटर से। पादप वृद्धि ऑक्जेनोमीटर से मापी जाती है। मृदा की नमी लाइसीमीटर द्वारा ज्ञात की जाती है। लाइसीमीटर मृदा नमी ज्ञात करता है। कंबेल स्टॉक्स, ये सूर्य के धूप की अवधि को घंटों में ज्ञात करते हैं। कितने घंटे सूर्य की धूप आई है, ये कंबेल स्टॉक से पता लगाते हैं। पोर मीन्स रंध्र छिद्र, तो पोरोमीटर से रंध्र या छिद्र का व्यवहार ज्ञात किया जाता है। पौधे के ऊपर पाए जाने वाले, पत्ती पर पाए जाने वाले रंध्रों का व्यवहार ज्ञात करने के लिए पोरोमीटर यंत्र काम में लेते हैं। मैनोमीटर रूट प्रेशर या मूल दाब ज्ञात करने के काम में आता है। जड़ दाब ज्ञात करने के काम आता है, तो मूल दाब मैनोमीटर। वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन या वाष्पोत्सर्जन ज्ञात करने के लिए पोटोमीटर ट्रांसपायरेशन या वाष्पोत्सर्जन। पीजोमीटर, पानी की सतह से गहराई नापने का काम आता है। पानी की जो ऊपरी सतह है वहां से ले कितना गहरा है उसको मापने के लिए पीजोमीटर। पिकनोमीटर, मृदा का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के काम में आता है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉइल इज मेजर्ड बाय पिकनोमीटर। पाइरेनोमीटर, सूर्य से आने वाली सीधी किरणों को ज्ञात करने के लिए पाइरेनोमीटर। सूर्य से आने वाली सीधी किरणें ज्ञात करनी हो तो पाइरोमीटर। वायु दाब ज्ञात करने के लिए बेरोमीटर। वायु दाब ज्ञात करने के लिए बेरोमीटर होता है। वायु की गति ज्ञात करने के लिए एनीमोमीटर होता है। तो बेरोमीटर, वायु दाब, कंफ्यूज नहीं हो तो आप इस बेरो को दाब के साथ जोड़ के भी याद कर सकते हैं। दाबेरोमीटर मींस दाब ज्ञात करते हैं बेरोमीटर से। तो बेरोमीटर वायु दाब ज्ञात करने के लिए। न्यूट्रॉन आर्द्रता मापी, मृदा नमी ज्ञात करने के लिए। इसी तरह से जिप्सम ब्लॉक उपकरण, मृदा नमी ज्ञात करने के लिए। इससे ऊपर आया था लाइसीमीटर, मृदा नमी ज्ञात करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन आर्द्रता मापी, मृदा में नमी ज्ञात करने के लिए। जिप्सम ब्लॉक उपकरण, मृदा में नमी ज्ञात करने के लिए। हाइड्रोमीटर, द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए। द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना हो तो हाइड्रोमीटर। हाइग्रो मीन्स होता है नमी, आर्द्रता, तो वायु में उपस्थित नमी की मात्रा ज्ञात करनी हो तो हाइग्रोमीटर वायु में नमी की मात्रा ज्ञात करता है। फोटो मीन्स होता है प्रकाश, तो प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो फोटोमीटर से प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करते हैं। वर्षा की मात्रा ज्ञात करनी हो, कितनी बरसात हुई है वो ज्ञात करना हो तो रेन गेज से वर्षा की मात्रा ज्ञात करते हैं। फेदोमीटर, समुद्र की गहराई मापने का काम में लिया जाता है। समुद्र की गहराई मापनी हो तो फेदोमीटर। ऊर्जा मापनी हो, ऊर्जा को कैलोरीज में लेते हैं तो कैलोरीमीटर से ऊर्जा मापन कर लेते हैं। माइक्रोमीटर से सूक्ष्म जीवों का आकार ज्ञात करते हैं। माइक्रो का मतलब ही सूक्ष्म होता है, तो सूक्ष्म जीवों का आकार ज्ञात करना हो तो माइक्रोमीटर। टेंसियोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मृदा की नमी ज्ञात करते हैं। ऊपर लाइसीमीटर आ गया, जिप्सम ब्लॉक उपकरण आ गया, न्यूट्रॉन आर्द्रता मापी आ गई, और अब आ गया टेंसियोमीटर। टेंसियोमीटर से भूमि में नमी की कमी या मृदा की नमी ज्ञात करते हैं। प्लेनोमीटर, ये पत्ती की सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करने के काम में आता है। प्लेनोमीटर से पत्ती की सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। थर्मोहाइग्रोग्राफ, थर्मो तापमान के लिए शब्द आता है, हाइग्रो नमी के लिए आता है, ग्राफ मेजरमेंट हो गया, तो तापमान भी मापना हो, नमी भी मापनी हो, दोनों को मापना हो तो थर्मोहाइग्रोग्राफ। थर्मो मीन्स तापमान, हाइग्रो नमी, ग्राफ मापन हो गया, तो तापक्रम और नमी दोनों को मापना हो तो थर्मोहाइग्रोग्राफ। पौधों की वृद्धि मापनी हो तो बोस का बनाया हुआ किस्सोग्राफ या क्रेस्कोग्राफ काम में लेते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए हम पहले भी ऑक्जेनोमीटर पढ़ चुके हैं, लेकिन ये जेसी बोस का बनाया हुआ, फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी, जेसी बोस का बनाया हुआ किस्सोग्राफ या क्रेस्कोग्राफ से पादप की वृद्धि मापते हैं। लेक्टोमीटर डेयरी का बहुत महत्वपूर्ण वाला यंत्र है, इसे दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिल्क
इज मेजर्ड बाय लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। सेक्रीमीटर या ब्रिक्स हाइड्रोमीटर या रिफ्रेक्टोमीटर, ये चीनी के गोल में चीनी की मात्रा ज्ञात करने के काम में ले जाते हैं। कौन कौन से? सेक्रीमीटर, ब्रिक्स हाइड्रोमीटर, रिफ्रेक्टोमीटर, ये चीनी या चाशनी या विलयन में चीनी की मात्रा ज्ञात करने के काम में लिए जाते हैं। ब्यूटारोमीटर दूध की फैट निकालने का काम आता है। ब्यूटारोमीटर एक उपकरण होता है, इसमें दूध, अम्ल और एमाइल अल्कोहल भर के दूध की वसा ज्ञात कर लेते हैं। एनीमोमीटर से वायु का वेग मापते हैं। एनीमो शब्द हवा के लिए आता है, वायु के लिए आता है, तो वायु का वेग एनीमोमीटर से ज्ञात करते हैं। इससे पहले हमने वायु का दाब पढ़ा था, वायु दाब बेरोमीटर से ज्ञात करते हैं। वायु की दिशा ज्ञात करनी हो, किस दिशा से वायु आ रही हो, तो इस तरह से एक तीर लगा होता है और जिस दिशा में हवा जा रही है उस दिशा में वो तीर रहता है। तो वायु किधर जा रही है, किधर से आ रही है, इस दिशा को ज्ञात करने के लिए विंड वेन काम में लेते हैं। विंड स्कूप, ये वायु की दिशा भी माप देता है, वायु का वेग भी माप देता है। विंड स्कूप वायु की दिशा और वेग दोनों मापता है। आयरोमीटर मृदा नमी, तनाव या सोयल मॉइस्चर टेंशन को मापने के काम में लिया जाता है। कर्व कार्ड, ये मुड़े हुए कार्ड आते हैं, कर्व आते हैं, एक कांच का गोला होता है, उसमें सूर्य की किरणें जाती है और कितने घंटे प्रकाश है वो कार्ड उतना जल जाता है, कर्व कार्ड कहते हैं उसे। और दिन में प्रकाश की अवधि, कितने घंटे दिन में प्रकाश आया, ये कर्व कार्ड से मापते हैं। ओस की मात्रा ज्ञात करनी हो तो उसके लिए काम में लेते हैं ड्रोसोमीटर। ओस की मात्रा ड्रोसोमीटर से। इवापोरेशन मापना हो, वाष्पीकरण को इवापोरेशन बोलते हैं, वाष्पीकरण या इवापोरेशन मापना हो तो इवापोरीमीटर। इवापोरीमीटर मापेगा इवापोरेशन या वाष्पीकरण। सोलोमीटर नमक के गोल में नमक की मात्रा ज्ञात करने का काम में ले जाता है। सोलोमीटर से नमक के गोल में नमक की मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। ब्राउमे हाइड्रोमीटर, ये भी नमक के गोल में नमक की मात्रा ज्ञात करने के काम में लिया जाता है। तो सोलोमीटर, ब्राउमे हाइड्रोमीटर दोनों ही नमक के गोल में नमक की मात्रा ज्ञात करने का काम आते हैं। इंफ्रारेड थर्मामीटर, ये फसल की सतह से पत्ती का तापमान या सतह का तापमान ज्ञात करने के काम में लिया जाता है। तो फसल की सतह का तापमान ज्ञात करना हो तो इंफ्रारेड थर्मामीटर, फसल की सतह का तापमान ज्ञात करना हो तो इंफ्रारेड थर्मामीटर। विस्कोमीटर विस्कोसिटी मापता है। विस्कोसिटी किसे कहते हैं? श्यानता को। किसी भी द्रव के बहने के गुण का विरोध श्यानता कहलाता है, विस्कोसिटी कहलाता है, और विस्कोसिटी मापते हैं विस्कोमीटर से। ऊंचाई ज्ञात करनी हो अल्टीमीटर, ऊंचाई ज्ञात करना हो तो अल्टीमीटर, हाइट मापना हो तो अल्टीमीटर। रिफ्लेक्टोमीटर काम आता है परावर्तन मापने के लिए या रिफ्लेक्शन मापने के लिए, कभी परावर्तन या रिफ्लेक्शन मापना हो तो रिफ्लेक्टोमीटर। सिंचाई जल की मात्रा ज्ञात करनी हो, कितना पानी जा रहा है सिंचाई में, उसके लिए पार्सम फ्लूइड, सिंचाई जल की मात्रा या कितना पानी सिंचाई के लिए जा रहा है ये मापने के लिए पार्सल फ्लूइड काम में लेते हैं। तूफान या वर्षा का परिवर्तन मापना हो तो निर्दर्व वायुदाब मापी। तूफान वर्षा परिवर्तन मापना हो तो निर्दर्व वायुदाब मापी। समान बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाएं, समान बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाएं। अलग अलग स्थान की वायु गति समान हो और उसका ग्राफ बना के रेखा खींची जाए तो समान वायु गति की रेखा को आइसोटेक कहते हैं। इसी प्रकार समान ऊंचाई की रेखाओं को आइसो हाइट कहते हैं। आइसो मीन्स समान। तापमान की समान तापमान वाली रेखा हो तो आइसोथर्म, थर्म मीन्स तापमान, आइसो मीन्स समान। समान जल स्तर हो तो आइसोबार। एक बार फिर से देखिए, समान वायु गति की रेखा को आइसोटेक, समान ऊंचाई की रेखा को आइसोहाइट, समान तापमान की रेखा को आइसोथर्म और समान जल स्तर की रेखा को आइसोबार कहते हैं। राजस्थान के कृषि विकास हेतु प्रयासरत संस्थाएं। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड, राजफेड के नाम से भी जानी जाती है, स्थापना हुई 26 नवंबर 1957। डियर स्टूडेंट्स, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड राजफेड स्थापना हुई 26 नवंबर 1957 को। राजस्थान राज्य भंडारण निगम, राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन स्थापना हुई 30 दिसंबर 1957। राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन या राजस्थान राज्य भंडारण निगम स्थापना हुई 30 दिसंबर 1957। राजस्थान राज्य बीज निगम, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय बीमा परियोजना के द्वितीय चरण में उत्तम गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन करने की दृष्टि से
उत्तम विधायन की दृष्टि से विपणन करने के उद्देश्य से 28 मार्च 1978 में राजस्थान राज्य बीज निगम की स्थापना हुई। राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन की स्थापना विश्व बैंक की राष्ट्रीय बीमा योजना के अंतर्गत द्वितीय चरण में उत्तम गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन, विधायन और विपणन करने के उद्देश्य से 28 मार्च 1978 में गठित की गई। राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, राजस्थान स्टेट सीड सर्टिफिकेशन, जो राजस्थान में बीज प्रमाणीकरण का कार्य करती है, 30 दिसंबर 1977 को स्थापित हुई। 30 दिसंबर 1977 को राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था या राजस्थान स्टेट सीड सर्टिफिकेशन संस्था की स्थापना हुई। राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व गिनिंग मिल्स फेडरेशन लिमिटेड जयपुर की स्थापना 1 अप्रैल 1993 को गुलाबपुरा, हनुमानगढ़ एवं गंगापुर भीलवाड़ा की 3 सहकारी कताई मिलों एवं गुलाबपुरा की सहकारी गिनिंग मिल को मिला के स्पिनफीड के नाम से की गई। श्रीगंगानगर कॉटन कॉम्प्लेक्स विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से 1989 में स्थापित हुआ। श्रीगंगानगर कॉटन कॉम्प्लेक्स 1989 में विश्व बैंक की सहायता से स्थापित किया गया। तिलम संघम लिमिटेड की स्थापना 3 जुलाई 1990 को हुई। तिलम संघम लिमिटेड की स्थापना 3 जुलाई 1990 को हुई।